नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7 सी न्यूज़। आज मैं आपको पूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन पूर्व बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, विभूति शर्मा से आज आपको रूबरू करवाऊंगा और उनसे जानूंगा कि उनकी वजह क्या रही है कि उन्होंने इतने साल अपने जो सर्विस थी वो कांग्रेस पार्टी को दी, उसके बाद अब आके उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो मैं ये आपका पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने साल अपने कांग्रेस में दिए, आप काउंसलर्स रहे, 5 बार आप एमसी बने हैं अपने वार्ड के, कांग्रेस पार्टी में ही सेवा की है और अब आके आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों रिज़ाइन कर दिया? क्या रीज़न रहा इसके पीछे? देखिए मैं 92 से रेगुलर काउंसलर भी रहा हूँ और पिछली बार जब अकाली बीजेपी की सरकार थी तो मैं अपोजिशन का लीडर भी था कॉरपोरेशन में। तो अब जो उसके बाद पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया, लेकिन चेयरमैन जो बना तो दिया, लेकिन जो मेरी पावर्स थी, जो मुझे यूज़ करनी चाहिए थी और मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन मेरे पर एक ना अंकुश लगा दिया गया कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। देखो मैंने अपनी राजनीति की है, मैंने कभी अपने आप को बांध करके राजनीति नहीं की, क्योंकि जो मेरे मन में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो लोगों को अच्छा लगता है, मैं वो काम करता हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो विधायक हैं पठानकोट के, इन्होंने जब मैं शुरू में चेयरमैन बना तो इन्होंने आते ही पहले मेरे को ये कहा कि ऐसा करो जी भाजी, वो जो जो एपी के रोड है ना जी, ये तुसी लिख के दे दो, पीडब्ल्यूडी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ पीडब्ल्यूडी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ठीक करवा ਦਿੰਦੇ ਆ। मैं इनको बोला कि भाई साहब, ये दो तो रोड्स हैं, सैली सैली रोड और एपी के रोड, ट्रस्ट के पास सिर्फ दो रोड्स हैं, ठीक है। और दो रोड्स मैं उठा करके पीडब्ल्यू को दे दूं या मैं किसी और दूसरे डिपार्टमेंट को दे दूं। तो देखो मैं भी लोगों को ये बताना चाहता था कि मेरे में काम करने की क्षमता है और मैं काम करके लोगों को दिखाना चाहता कि मैं अच्छा काम करूं और लोगों को ये पता लगे कि विभूति शर्मा जो है सिर्फ एमसी नहीं है, एज ए चेयरमैन भी वो अच्छे काम कर सकता है। तो एक मौका होता है लोगों की सेवा करने का, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्या था। इन लोगों ने जब से देखो, मैंने जब अपने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन का पदभार संभाला, तब ट्रस्ट जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। पैसा कोई नहीं था ट्रस्ट में, घोटाले हुए थे और 4 करोड़ रुपया जो था वो इस पर अपना कर्जा था पीएनबी बैंक का। और 6-6 महीने हो गए थे लोगों को, जो कच्चे और दूसरे आउटसोर्सिंग में मुलाजिम थे या दूसरे थे, किसी को 6-6 महीने की पे भी नहीं मिली थी, सैलरी नहीं मिली थी। तो मैं जब आया तो मैंने सबसे पहले हमारे यहाँ टीएमटी स्कीम है, वहाँ से कुछ लोगों ने एनओसी ली, वहाँ से पैसे इकट्ठे किए। वो करके मैंने सबसे पहले पहले क्या होता था कि अगर कहीं कोई दुकान बेची ना, उसका जो भी पैसा आया तो उसको उठा करके उसी वक्त जो ठेकेदारों के जो चेक काट दिए जाते थे। तो क्योंकि वहाँ से कुछ प्राप्त होता था, तो जो बेसिक जो चीज़ें थी वो ऐसे ही आगे आगे बढ़ती गई। हमारा कर्जा भी बढ़ता गया, लोगों के पैसे भी बढ़ते गए जिनको वापस करने थे। तो फिर सबसे पहले मैंने वो 4 करोड़ का लोन जो था उसको ठीक किया और रेगुलर किया। 2 करोड़ रुपया जमा कराया साल के बीच में। उसके बाद उसको लोन को जो है वो उसकी एक किश्त बांधी, 11.5 लाख रुपया, 11,80,000 रुपया पर मंथ, जो आज भी जो वहाँ पे दी जा रही है। तो मतलब मेरे काम को जब इन्होंने रोकने की कोशिश की, तो मैंने उसके बाद देखो, मैं ये भी नहीं था, मैं लोगों में ये मैसेज नहीं देना चाहता था कि लोग ये सोचें ये आया, इसने किया क्या है। तो मैं तभी छोड़ के, क्योंकि मुझे जिस तरीके से इन्होंने तंग और परेशान किया था, मैं उसको छोड़ना चाहता था कि मैं इस ज़िम्मेवारी को कहूँ, अगर मैं ज़िम्मेवारी निभा नहीं सकता ना, तो मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं वहाँ पर बैठा रहूँ। लेकिन वहाँ पर एमआईजी फ्लैट जो थे वो 2011 से शुरू हुए थे और उनको बिल्कुल बंद कर दिया। और बंद करने के बाद लोगों ने 60 लोगों ने वहाँ पे पैसे जमा कराए हुए थे और लोग बेचारे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चक्कर काटने के बाद फिर वो चले गए हाई कोर्ट में।
तो वहाँ पर केस भी लगे हुए थे। तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी कि मैं इन फ्लैट्स को कंप्लीट करूँ, और मैंने वो 2 करोड़ रुपया वहाँ पे और लगा करके वो फ्लैट्स कंप्लीट किए। मुझे पता है कि मेरे को कई बार रोका गया, डायरेक्टर को रोका गया कि इसका काम मत करो, लेकिन फिर भी कोई परमात्मा की कृपा, मेरे पर महामाई का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो जो मैं काम हाथ में लेता हूँ वो हो जाता है, और मैंने वो काम किए हैं। तो उसके बाद करने के बाद आज मैंने देखा कि मैं अपने काम जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। कभी मैं टेंडर लगाता था तो टेंडर कैंसिल करवा देते थे सेक्रेटरी से, कभी कुछ। फिर मैंने देखा कि अब मेरी ज़मीर की आवाज़ थी कि इसको छोड़ना ही बेहतर है, और मैंने छोड़ दिया। 92 से आपने राजनीति में कदम रखा। आपके टेन्योर में जितने साल आपने सेवा की है कांग्रेस में, कई एमएलए आए हैं, कम से कम 5-6 एमएलए तो आए होंगे। ये एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो हमारे दर्शकों को, ये एक्सपीरियंस ये वाले एमएलए की, जो मौजूदा एमएलए इन्हीं के साथ है कि पहले जो एमएलए थे वो भी ऐसा ही बर्ताव करते थे, कुछ ऐसा ही? नहीं, ये जो जितने एमएलए आए हैं ना, तो इन्वेस्टर कोई नहीं आया। ये पहला एमएलए था जिसने इन्वेस्टमेंट की, ये पैसे लगाए और पैसे कमाने के लिए आया था। और इसने पैसे बहुत, देखो एक मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ, तो मैं भी एक बात आप चैनल के माध्यम से इनको पूछना चाहता हूँ कि श्रीमान जी, आप वहाँ पे एक नौकरी करते हो रिलायंस में, तो वहाँ पे आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? तो आज आपके पास 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपया हो गया, वो कहाँ से आया? यार, ये पब्लिक तो ये भी तो सुनना चाहती है ना कि आपने यकदम ऐसी आपकी कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही थी कि आपने 1000 करोड़ रुपया कमा लिया? ऐसा कौन सा आप रिलायंस के भाईवाल थे वहाँ पे, या उनके साथ कोई पार्टनरशिप थी रिलायंस वालों के साथ कि आप इतने ज़्यादा अमीर हो गए रातों रात? तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे। तो यही एक एमएलए था। नहीं तो मैंने रमन भल्ला जी के साथ काम किया, उसके बाद अशोक शर्मा जी, उनके साथ काम किया, लेकिन आज तक किसी ने भी इस तरह से तंग करने की कोशिश नहीं की। किसी भी एमएलए ने इस प्रकार हर चीज़ में, कि ये ऐसे विधायक हैं, ये चाहते हैं कि काम हम लोग करें, धूप में हम खड़े हों, धूप में खड़े होकर काम हम करवाएं, उसके ऊपर लिखें कि ये सौजन्य से अमित विज जी, जैसे वो बोर्ड लगे होते हैं ना, वहाँ पे ये लिखते हैं सौजन्य से अमित विज जी। लेकिन ऐसा नहीं है, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे काम का क्रेडिट मुझे मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। तो ये बाकी जो लोग हैं वो कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मैं नहीं खड़ा। विभूति शर्मा ने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि और भी भाजपा भी है, अकाली भी है, बीएसपी भी है, तो विभूति शर्मा आम आदमी पार्टी में ही क्यों गए? क्योंकि लोगों का जब हमने बात की लोगों से, तो लोगों का ये कहना था कि जैसे सर्वे बता रहे हैं कि 2022 में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है पंजाब में, कि वो सरकार बन सकती है आम आदमी पार्टी की। तो लोगों का ये सोचना है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और विभूति जी विधायक के लिए था कि वो विधायक बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है। देखो ये जो बात होती है ना, कि ये तो भविष्य के गर्भ में कैद है कि किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को 100 सीटें जो हैं वो बता रहे थे, लेकिन देखो आम आदमी पार्टी को मैंने इसलिए चुना, सबसे पहले तो मुझे इनके जो संयोजक हैं, जो हमारे केजरीवाल जी हैं, वो एक बहुत ही नहायत शरीफ, पढ़े लिखे और ईमानदार और बढ़िया इंसान हैं। क्योंकि उनका मैंने देखा, उनका पहरावा भी ऐसा है कि जैसे आम लोग जाते हैं, कमीज़ जो है उन्होंने बाहर निकाली हुई थी, मैं मिला, और पैंट भी उनकी जो उसके ऊपर कमीज़ डाल देते हैं, अपने दूसरा वो डाल लेते हैं, बूट भी आम साधारण जैसे व्यक्ति डालते हैं इस तरह। और वो बिल्कुल साधारण है, और उनकी जो पर्सनैलिटी है और जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, तो सब तो ज़्यादा तो प्रभाव मुझे उनका हुआ, क्योंकि उन जैसा ईमानदार नेता जो है मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। चाहे जो मर्जी कोई अपने आप को बोलता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही ईमानदार और देश को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी। और उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी नीतियाँ, कल को पंजाब में सरकार आएगी, तो उनकी जो नीतियाँ हैं, जैसे उन्होंने दिल्ली में किया कि इन्होंने मेडिकल गारंटी दी, दूसरा उन्होंने स्कूल जो एजुकेशन है उसको बढ़िया किया,
और वहाँ पे पानी की इतनी किल्लत हुआ करती थी, मुझे भी पता है क्योंकि हमारे रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं। तो गर्मियों में तो वहाँ पर टैंकर आते थे, इतना इतना पानी जो है वो पानी के लिए परेशान होते हैं। उन्होंने पानी भी दिया और फ्री दिया। सो मतलब उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और उन्होंने ये देखो, सरकारें सभी चलती हैं, यहाँ भी चल रही हैं, दिल्ली में उससे पहले केजरीवाल जी से पहले भी चलती थी, लेकिन उन्होंने ये एक बात जो सिद्ध कर दी कि जो हमारे सिस्टम में करप्शन है, कि जैसे उन्होंने बोला कि एक जो पुल है वो 500 करोड़ का बन रहा है, तो मैंने उसको 500 करोड़ के बजाय मैंने उसको 250 करोड़ का कर दिया। 50% जो है वहाँ पे जो उनको बचत हुई वो मैंने लोगों में बांटी। तो इस तरह, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है कि हर काम का पैसा, हर काम का पैसा। तो इसलिए उनकी जो आदतें, उनका उनका जो बिहेवियर है, उनकी होनेस्टी, उनका काम करने का तरीका और एक आम आदमी की तरह वो काम करते हैं, तो वो उन्होंने इस बात से मैं प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी में गया। अब आप आम आदमी पार्टी में टिकट की दावेदारी भी पेश करेंगे, क्योंकि आप दावेदार पेश कर भी सकते हैं, क्योंकि आपने 30 साल जो है वो समाज में लोगों की सेवा की है। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर नीतियाँ देखें तो आम आदमी पार्टी की नीतियाँ यही हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर काम करता है, जो पब्लिक के साथ जुड़ता है, पब्लिक के साथ काम कर रहा है, तो कई ऐसे पठानकोट में कई ऐसे कैंडिडेट भी हैं, जैसे कि हम टोला जी की बात कर लेते हैं या टीना चौधरी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप फिर भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहेंगे? देखो, मैं टिकट के लिए नहीं आया। अगर टिकट किसे भी मिले, ये तो पार्टी का जो हेड है, ये उसने देखना है कि कौन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि पार्टियां भी ये देखती हैं कि जो आदमी काम अच्छा करेगा, जो लोगों की नज़रों में अच्छा होगा, पार्टी जो है उसको टिकट देगी। बाकी टिकट का कोई चक्कर नहीं है। मैं तो केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर के इस पार्टी में आया हूँ। अब मैं ये पार्टी नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो, पार्टी की सेवा करूंगा। बात टिकट की नहीं है। विभूति जी, जिस दिन आपने रेजिग्नेशन दिया था कांग्रेस से, आपने एक स्टेटमेंट में ये बात बोली थी कि हर हालत में इलेक्शन लड़ूंगा, हर हालत में इलेक्शन लड़ूंगा। तो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलती तो फिर क्या विकल्प बचेगा आपके पास? क्या आप आज़ाद आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर इलेक्शन के जो जिनको टिकट मिलेगी उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, उस वक्त मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। उस वक्त मैंने ये बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और हर हालत में लड़ूंगा। लेकिन तब मैं किसी पार्टी के अंदर नहीं गया था। देखो, मैं अब एक ऐसे परिवार में आ गया हूँ, यहाँ पर जो हमारा मुखी है परिवार का, वो जो कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा और मैं वही करूँगा। कोई ये नहीं है कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं बाद में आज़ाद लड़ लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और पार्टी का जो भी मैसेज होगा, जो भी आदेश होगा, उसको माना जाएगा। ये तो थे पठानकोट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन विभूति शर्मा जी, जिन्होंने हालांकि अभी थोड़े दिन पहले ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, और आज इनसे हमने बात की है। इन्होंने बोला कि मैंने आम आदमी पार्टी की नीतियां देख के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, और अगर हाईकमान इनको टिकट देती है तो इलेक्शन लड़ेंगे। और इन्होंने आज इस चीज़ को भी साफ कर दिया, क्योंकि लोगों में, हमारे दर्शकों में एक बात ज़रूर जहन में आ रही थी कि विभूति जी ने एक बात बोली थी कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिलती तो क्या वो आज़ाद लड़ेंगे? तो आज इन्होंने उस जो आप सबको प्रॉब्लम आ रही थी सुनने में, जहाँ ये बात आ रही थी, सबके दिमाग में ये बात आ रही थी कि शायद वो आज़ाद लड़ सकते हैं, तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कुछ भी हो, विभूति शर्मा जी ने जब ट्रस्ट को छोड़कर रिज़ाइन करके आम आदमी पार्टी को दिया है, तो पठानकोट की क्या पूरे पंजाब की जो राजनीति है उसमें भी हलचल ज़रूर हुई है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पंजाब में जो है वो किसकी सत्ता जो है वो हासिल होती है, और कौन कौन सी पार्टी जो है वो पंजाब में सरकार बनाती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ नीरज ठाकुर, 7 सी न्यूज़, पठानकोट।